देखो है ना, पिछले क्लास में तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रल लाइंस को ना हम लोगों ने कैसे करते हैं कैलकुलेट सीख लिया था। क्या था, n2 माइनस n1 प्लस 1 है ना, यही था क्या था, और n2 माइनस n1 था है ना, ये था n2 माइनस n1 अपॉन कौन था बताओ, 2, ये था ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करने का, ये हमारा फॉर्मूला था। पिछली क्लास में हमने तुम्हें समझाया था। अभी तक हम लोग पढ़े थे बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब हमारा जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है ना। हमें पढ़ना है इसके ड्रॉबैक्स। जो बोहर का जो मॉडल है ये फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। कहाँ फेल हुआ देखो। अच्छा अभी ना जो बोहर है इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स आएगा, ठीक है ना, वो आएगा हायर क्लासेस में। तो चलो फिलहाल हम लोग ना यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। drawbacks of Bohr's, क्या स्पेलिंग है बोर की, बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बोर ने अपना मॉडल दिया तो सही दुनिया के सामने, लेकिन यार क्या था ये, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम है ना, ये वैलिड है ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तो समझ में आता है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन लाइक का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो हमने कहा हाइड्रोजन, हमने कहा हाइड्रोजन, तो ये एक नंबर पे और एक है, ठीक है। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और देखो ध्यान से क्या है इसमें, ये H ही, इसमें होता कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 नंबर पे है ना, तो हम इसको He प्लस कर देंगे, प्लस 4 उसका मास होता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो He प्लस हो गया, इसका मतलब यह है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही मालूम है, लिथियम 2 प्लस है, क्या है लिथियम प्लस, लिथियम 3 नंबर पे है, तो 3 प्रोटॉन है तो उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें है तो 2 प्लस कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने उससे निकलवा दिया था, बचे कितने, 3 में से 2 गए तो 1। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है ना, तो इनके लिए क्या है, वैलिड है एक्सेट्रा, बाकी सबके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। हाँ अच्छा अब ये भी चीज यहां पर ये है कि बहुत कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सका, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट होती है ना। देखो ही कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या था नेक्स्ट पॉइंट, ही कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर सका एक्सप्लेन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों स्प्लिट होती है ना, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। किसमें, इनटू सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस, इनटू सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस बाय अप्लाइंग, हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है ना वो और बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होते हैं, क्यों होते हैं ये नहीं समझा पाया है ना। लाइंस व्हेन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट, क्या बोलते हैं, हाँ जब स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, स्टार्क
इफेक्ट। क्या है स्टार्क इफेक्ट? मैं देखो एटम है, एटम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे अप्लाई, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंचेगा, हायर एनर्जी लेवल पे। जब हायर से नीचे पहुंचेगा, जब हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा तो क्या होता है, उसके अंदर से स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में क्या होते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशंस, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टार का इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा हो तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, जीमन इफेक्ट, है ना। एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर करेंगे अप्लाई तब हम उसे बोलते हैं जीमन इफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो जीमन इफेक्ट में क्यों निकला वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, है ना। करो कॉपी, चलो आओ बढ़ आगे। ये हो गया। इसका एक ड्रॉबैक हो रहा है, कौन सा, देखो एक आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और एक आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका मॉडल नहीं था। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल was not accordance with हाइजेनबर्ग का स्पेलिंग हाइजन की, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली, ये दे ब्रोगली पढ़ते हैं इसको हिंदी में ना। हाइजेनबर्ग, स्मैश लगा लो ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर डी ब्रोगली, डे इसको द पढ़ते हैं, द ब्रोगली पढ़ते हैं इसको, वैसे लिखा होता है डी ब्रोगली ना, द ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका मॉडल नहीं था, ठीक है ना। समझ में आया तुमको? तो ये था इसका ड्रॉबैक। तो अब हम लोगों ने क्योंकि ड्रॉबैक पढ़ लिया तो हमें अब क्या पढ़ना है, पहले डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है, देखो डी ब्रोगली ने पता है क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि अगर काफी ज्यादा लाइट पार्टिकल है, लाइट मतलब छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और उसका अगर एम मास है, और अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे एक्सेलरेट, तो उसका सारा मास जो है वो वेव में कन्वर्ट होगा। वेव, भाई मान लो ये पार्टिकल है कोई, ठीक है कोई, पहले मैं हेडिंग लिख दो है ना, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अपन, लिखेंगे हम लोग इसमें डी ब्रोगली, लिखो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो पार्टिकल है वो डुअल नेचर शो करता है, डुअल बिहेवियर। अच्छा, दो बिहेवियर कौन कौन सा, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। जब पार्टिकल हवा में रहता है तो वेव लाइक नेचर शो करता है प्रॉपर्टी, और जब कहीं टकराता है तो पार्टिकल लाइक। मतलब क्या कहने का इसका, देखो जब ये हवा में है तो जूम जूम करके चलता है, और जब जाकर किसी को स्ट्राइक करता है, क्या करता है, टकराता है, तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ फेंक के मार रहा है। तो फेंक के मार रहा है तो पार्टिकल तो मारता है फेंक करके, तो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। हवा में है तो वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और जब स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल नेचर, किसने कहा, डी ब्रोगली ने। तो बिहेवियर शो करता है पार्टिकल नेचर। देखो तो जर्मर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, डिवीजन और जर्मर था, दो वैज्ञानिक, उन्होंने क्या था, ठीक है ना, इट एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ मैटर। लिखो इसमें इट एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। यानी डुअल नेचर का मतलब है वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, ठीक है ना। ऑफ मैटर कह लो या फिर मटेरियल,
बात समझ में आया तुम लोगों को? काफी ज्यादा। भाई इतना नहीं कि बड़ा पार्टिकल तुम ले आओ फिर तुम उसको फेंको तो वेव बनेगा। तुमने कभी वो देखा है, डिस्क फेंका तुमने कभी हवा में, डिस्क? हाँ डिस्क अगर हम ऐसे फेंकें तो जब नो जाता है फिर नो हो जाता है कुछ ऐसे। हाँ तो वेव, हाँ हाँ वो वेव लाइक थोड़ा शो करती प्रॉपर्टी है ना। तो इसमें हम लोग लिखे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली, मैटर ऑल्सो बिहेव, मैटर ऑल्सो बिहेव लाइक एज वेव। वेव मतलब इस तरह से चलता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो डिवीजन और जर्मर ने करके दिखाया था। फिजिक्स में आप ना इसके बारे में डिटेल में समझोगे। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं कि वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर was experimentally, matter, wave nature of matter explained experimentally, was proved sorry, was proved by, proved by जर्मर, डिवीजन एंड जर्मर। क्या था उसकी स्पेलिंग नाम की? डिवीजन, डिवीजन एंड जर्मर, जर्मर, ठीक है ना। हाँ फिजिक्स, ये फिजिक्स में आएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। बाय डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, स्पेलिंग ना देख लेना बुक में, ठीक है ना, तुमको दिख जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग से उतना कुछ खास नहीं फर्क पड़ता, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या हम ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में इसके बारे में बात क्यों करें? क्योंकि ब्रोगली ने तो कहा था केवल मुंह से, ये प्रूफ क्या था इन्होंने आकर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। डी ब्रोगली ने कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि जितने भी मैटर्स होते हैं उसके दो प्रॉपर्टी होती है, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। लेकिन प्रूफ क्या है इसने जाकर के? अब यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन को पास किया गया छोटे से हॉल से, छोटे से हॉल से, ठीक है ना, इधर से पास किया गया। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहां से निकाला गया काफी ज्यादा हाई स्पीड से, काफी ज्यादा हाई स्पीड से। तो इसने क्या करा पता है? इधर सामने वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। दिखाते हैं कैसे। भाई इलेक्ट्रॉन गया ऐसे ऐसे, यहां पर क्या करा इसने? कुछ सर्कुलर पाथ बनाया ऐसे, जैसे वेव करता है फॉर्म, ऐसे ही पाथ बनाया इसने भी। इससे प्रूफ हुआ था, जर्मर का एक्सपेरिमेंट था कुछ ऐसा। और उसने बोला कि अगर कोई पार्टिकल है उसका मास m है तो उसमें मोमेंटम होगा। क्या होगा? क्या होता है मोमेंटम? पता पढ़ेंगे फिजिक्स में। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, मास उसमें है ही। और मास है और वो अगर मोशन में है, इसका मतलब ये होता है उसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो मोमेंटम में है। किसमें है? मोमेंटम समझते हो? P इक्वल टू एम वी होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? एसोसिएट कर दिया। डी ब्रोगली एसोसिएटेड, बनाना है, एसोसिएटेड द मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल
मूविंग पार्टिकल with the wavelength with the wavelength of associated wave। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे उसमें होगा मोमेंटम। क्या होगा? हाँ, और अगर मोमेंटम है तो उसका मोमेंटम जो होगा वो रिलेट होगा किससे? उसके वेवलेंथ से, जो उसका वेव होगा उसके साथ में। ये वेवलेंथ यानी उसको मोटापा वेव। लैम्डा। बेटा आपको हम पढ़ाए थे इसी तरह एटम में वेवलेंथ क्या होता है किसी वेव का, तो उसे पीछे पढ़ लेना कॉल करके। हम यहाँ तुमको ये थोड़ा कि वेवलेंथ क्या होता है बताएंगे, इसीलिए बोलते हैं हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। वेवलेंथ शुरू में तुम्हें क्यों पढ़ाया गया था? इसीलिए तो कि तुम बाद में ना पूछो कि क्या होता है वेवलेंथ। देखो, तो कोई भी अगर पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। मान लो हमारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो इसमें एम वी क्या होगी? मोमेंटम। और इसका साथ में क्या होगा? वेव भी होगा, ऐसे ऐसे वेव भी है इसके अंदर। तो वेव के अंदर क्या होती? वेवलेंथ। एक हो गया तुम्हारा क्या? क्रस्ट। क्या हो गया? और ट्रफ, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। कंजुगेटिव वेव, ये देखो हो गया ना, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ये होता है वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ लैम्डा है ये किससे है एसोसिएटेड? ये एसोसिएटेड है किससे? हाँ, मोमेंटम से। किससे? मोमेंटम से, ठीक है ना। हाँ, करो कॉपी इसको फटाफट से। बन गया सब कुछ? ये बनाओ जो जल्दी से। देखो, तो इसने बोला कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। पी से दिखाते हैं किसको? मोमेंटम को, ठीक है ना। और फिर हम जैसे ही हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? और उसको बोलते हैं एच अपॉन पी। एच अपॉन, अब एच क्या है मत पूछना, पूछ ही लिया मतलब एच क्या है। अरे भैया एच पढ़ाए तुमको ना, प्लांक्स कांस्टेंट नहीं पढ़ाए थे पीछे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्यों पढ़ाया मैंने तुम्हें? इसीलिए तो कि तुम यहाँ पर एच ना पूछो मुझसे क्या है। पूछ ही लिया एच क्या है, हमको लग ही रहा था पूछेगा एच क्या है, पूछ दिया एच क्या है। अब पी का फॉर्मूला, अच्छा पी क्या होता है? एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी एच अपॉन एम वी। एच अपॉन ये वेवलेंथ की, ये क्या है? ठीक है ना। कॉपी करो। अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम उसका निकाल सकते हैं वेवलेंथ। क्या निकाल सकते हैं? इसी यही कहा था डी ब्रोगली भाई साहब ने कि पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं इतना बड़ा बॉल लेकर फेंक दिया उसमें वेव आ जाएगा। ठीक है, उसमें वेव तुमने ना देखा होगा बहुत बार फिल्मों वगैरह में दिखाए जाते हैं, खासकर साउथ की पिक्चरों में। जब बुलेट को छोड़ते हैं ना, तो बुलेट को स्लो मोशन में जाते दिखाता है, तो उसके पीछे ना हल्का हल्का ऐसा ऐसा होता है वो। दिस वॉज वेव। सीधा जाता तो है, लेकिन बुलेट के पीछे तुम देखना, पीछे बुलेट के हल्का सा आग सा निकलता है ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे होता है हल्का हल्का। तुम लोगों ने गौर से ना देखा नहीं है, क्योंकि ना तुम लोग कहाँ ही सब देखोगे साइंस है ना उसके पीछे। तुम्हें तो बस ये दिखता है कि हाँ बुलेट जा रहा है सामने, किसको लगेगा। हम तो उसमें साइंस भी ऑब्जर्व करते हैं जब देखते हैं मूवी, तो कोई बात नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई स्पीड से जा रहा है कोई पार्टिकल है ना, तो उसके अंदर वेव एसोसिएट अपने आप हो जाता है, ठीक है ना, बनता है उसमें वेव। तो सॉरी ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। कॉपी करो है ना, फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे। कॉपी करो इसको, ठीक है, दे भाई साहब कॉपी करो फटाफट से। देखो, अच्छा इसमें एक लाइन यहाँ लिख लो कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, टी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल only for माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रो मतलब समझते हो ना, बहुत छोटा है ना। माइक्रोस्कोप के बिना आप उसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक। चलो अपन इसको ना काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेट कर सकते हैं इस वेवलेंथ को। अगर कोई पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, घूम रहा है,
तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, होगी। हाँ, तो उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इसे करेंगे रिलेट। देखो ध्यान से देखो, कहते हैं कि के ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है कि नहीं? अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और एम से, अरे क्या लिख दिया हमने, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम की इंटू एम होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा ना, वी स्क्वायर अपॉन क्या, टू एम हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, इस एम को ना ऐसे लिख सकते हो, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन टू एम। नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बना, देखो एम वी क्या होता है, पी क्या होता है, पी होता है। तो पी का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, टू एम। तो मोमेंटम को हम लोग यहां से लिख सकते हैं। देखो तो ना, यहाँ पहुंच गए थे काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, टू एम इधर है ना, डिवाइड में इधर इंटू में ले आओ तो टू के ई बन जाएगा, नहीं बनेगा? और फिर यहाँ से पी इक्वल टू क्या होगा, अच्छा टू एम के ई, ठीक है, टू एम, फिर यहाँ पर के ई आएगा और ये आएगा अंडर रूट टू एम, और फिर यानी कि जो मोमेंटम होता है वो काइनेटिक एनर्जी के देखो टू टाइम्स एम का स्क्वायर रूट के बराबर होता है ना। तो ये तुम्हारा ई पी हो गया। अब हम लोग ना देखो, बताओ था क्या, लेमडा इक्वल टू था क्या, एच अपॉन पी था ना, नहीं था? तो एच अपॉन पी था, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन, ये हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। देखो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, वेवलेंथ को, किसी पार्टिकल का जो वेवलेंथ है ना, हम उसको रिलेट कर सकते हैं उसकी मास और काइनेटिक एनर्जी के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। कॉपी करो इसको, पढ़ते आगे अपन। देखो इसके बाद इसमें क्या है, अच्छा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को हम लोग ना बोर्स के मॉडल के साथ में इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये लिख लिया आपने, फिर लिखो इसमें एसोसिएशन, एसोसिएशन कब लिख दिया, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट विद बोर्स मॉडल, है ना। बोर्स का जो मॉडल है उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा, तुमने अगर इलेक्ट्रॉन था, है ना, इलेक्ट्रॉन था ना बोर में, रिवॉल्व कर रहा था अराउंड चारों तरफ, किसके बताओ, वो रिवॉल्व कर रहा था किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। तो अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो क्या था बताओ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो एम वी आर कौन था, एम वी आर था एंगुलर मोमेंटम, और ये कौन होता है किसका, एन एच अपॉन टू पाई के, नहीं होता, ये तो होता है। अच्छा आप देखो ध्यान से, हम इसमें से टू पाई को इधर ले आते हैं, आर को इधर ले आते हैं, तो एन एच अपॉन एम भी ला सकते हैं, नहीं ला सकते? और यहां पर देखो ध्यान से, नैनो चक्षु खोल के देखो, एच अपॉन एम भी कौन था बताओ, वेवलेंथ, वेवलेंथ था ना ये। तो टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, क्या हो गया, हाँ हाँ लेमडा ही तो है। तो ये हमारे इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, एक रिश्व डाउट है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मस्त था ना ये फॉर्मूला। अच्छा यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एन इक्वल टू था क्या बनेगा, एन इक्वल टू टू पाई आर अपॉन क्या, लेमडा। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। वेवलेंथ आराम से निकाल पाओगे, किस सेल में है, उसका रेडियस कितना है, इजीली निकाल पाओगे, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा नहीं घटेगा, जितना वेवलेंथ नंबर ऑफ सेल कम रहेंगे उतने क्या वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ सेल, और हम इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स, क्या बोलते हैं,
हाँ, इसको आप नंबर ऑफ वेव्स भी बोलोगे, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना। अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो होगा नहीं, एक ही वेव होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 3 वेव बनेंगे। मैं मान लो हमारे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो इसके चारों तरफ ऐसे करके कितने होंगे, 3 वेव होंगे। कितने होंगे, है ना, 3 वेव। देखो ये ऐसे वेव होंगे, ये वेव घूमेंगे तो छोटा बड़ा बन गया ना, अच्छे से नहीं बना। नंबर ऑफ वेव कितने बनेंगे अगर n 3 हो गया तो यहाँ तो हमारा ये हो गया। अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसे 3 वेव बने ना टोटल, ये वेव है, ठीक है ना, ये वेव है, 1 2 3 वेव है, ठीक है ना, किसके अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है। अगर 2 होता है इनकी वैल्यू तो 2 वेव बनते, 1 होता तो 1 वेव बनते, ठीक है ना, 4 होते तो 4, 5 होते तो 5, ठीक है ना। बढ़िया। ये जो लाइन है टच्ड है, टच का मतलब, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोमिनेट करता है, मतलब कि वो आगे रहता है। देखो मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ न्यूक्लियस के, तो वेव नेचर शो करता है, ऐसा प्रूफ कर दिया डी ब्रोगली ने। तो अगर n 4 होगा तो भाई सब ऐसे ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, मसले बना, ऐसे बना दे ना। कितने बने, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 नहीं बन गए ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन रहा है, नंबर ऑफ वेव्स 5 बनेगा ऐसे ही। तो हम इसलिए कहते हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो का जो चादर होगा वेव नेचर वो शो करेगा, ठीक है ना, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हुआ क्लास आज की डी ब्रोगली, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन तुमको कल पढ़ाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारे पास उसमें आएगा मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।